इट्स लाइव नाउ। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ आज मौजूद हैं सबीन फ़ारूक, जो कि टीवी होस्ट हैं और एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। सो आज हम इनसे कुछ इनके बारे में जानेंगे कि इनको होस्टिंग का कैसे शौक़ हुआ और ये कैसे क्वालिफाई किया इन्होंने होस्टिंग के लिए, और नेशनल टीवी पे कैसे एजाज़ हासिल किया होस्टिंग का। सो हाउ आर यू सबीन? I'm fine. First of all, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। सो आज बहुत बड़ा वाक़या भी हो गया पाकिस्तान के अंदर के 100 से ज़्यादा डेथ हो गई। प्लेन क्रैश कर गया पीआईए का, नेशनल कैरियर का, जिस पे हमें बहुत ज़्यादा अफसोस भी है, और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उनको जन्नत में जगह दी जाए और उनके जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र अता करे अल्लाह ताला। आमीन सुबह आमीन। फहद, ये एक मैं कहूँगी कि बहुत बुरा सानेहा है, और डेफिनेटली इस तरह से जब ईद के लिए लोग जहाज़ में बैठ रहे हैं, उनके अंदर ये चीज़ है कि वो घर जाएंगे, अपने घर वालों से मिलेंगे, ईद सेलिब्रेशन करेंगे, या मे भी जिस वजह से मर्जी ट्रेवल करें, और आपको नहीं पता कि आपके साथ ये इतना बुरा सानेहा होने वाला है। तो डेफिनेटली ये हम सब के लिए, स्पेशली अगर 2020 की बात करें, तो हमारे लिए आजमाइशें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो आज भी डेफिनेटली मैंने जब ये इस इंसिडेंट के बारे में सुना, तो आई वाज सो डिस्टर्ब्ड, एंड देन मैंने आपको मैसेज भी किया कि फहद, हम शायद इसको पोस्टपोन कर दें या कुछ। लेकिन वही बात है, आपकी बात ठीक थी कि हमारे लिए बात करना शायद ज़रूरी है। शायद जो कुछ गलत हो रहा होता है, आज भी जिस नेग्लिजेंस की वजह से ये सब कुछ हुआ है, डेफिनेटली उसके लिए भी आवाज़ उठाने का हम लोगों पे फ़र्ज़ है, और शायद ये हमारा हक भी है कि हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हम बात करें कि इसके खिलाफ जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है इसके लिए, उसको किया जाए, और जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, उनको डेफिनेटली उनसे पूछा जाए, उनको जवाबदेह ठहराया जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वही मैं कहूँगी सबसे पहले कि अल्लाह पाक जितने भी लोग अभी हैं उनको सलामत रखें, जितनी जानें बचा सकते हैं उनको बचाएं, और वही है, बस जितना कहा जाए कम है। डेफिनेटली मैं ऑन अ सीरियस नोट बहुत ज़्यादा इसके ऊपर खुद भी मुझसे तो बात नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं लिटरली जब से मुझे दिन से पता चला है, मैं बहुत ज़्यादा खुद भी कंसर्न हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। राइट। सो सभी ने ज़रूर तहकीकात भी होनी चाहिए और सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे ज़रूर अल्लाह ताला बहुत बड़ा प्लानर है, और अल्लाह ताला जिसको बचाना था उनको बचाया भी है। और जैसा कि अभी इतलात भी आ रही हैं कि 7 से 8 लोग जो बिज़नेस क्लास के अंदर थे या डिफरेंट प्लेसेस पे थे, वो बच भी गए हैं। सो बिल्कुल, और फहद वही बात कहते हैं ना कि अल्लाह जिसकी जान बचाना चाहे, वो तो मतलब ज़िंदगी मौत उसके हाथ में है। तो इसका अंदाज़ा इस चीज़ से भी लगाया जा सकता है कि एक मैं ट्वीट अभी देख रही थी थोड़ी देर पहले, और इसमें एक साहब थे, उन्होंने बताया कि उनके बड़े करीबी दोस्त जो थे, वो इस प्लेन में ट्रैवल करने वाले थे, और उनकी फ़्लाइट मिस हो गई क्योंकि वो लेट हो गए और वो ट्रैवल नहीं कर सके। तो वही बात है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। लेकिन बस अल्लाह से दुआ है कि जितनी जानें अभी बच सके उतनी जानें बच जाएँ, और जितना कम नुकसान हम हो सके उतना कम नुकसान हो, क्योंकि मेरे ख्याल में अभी जिस सिचुएशन से हम सब गुजर रहे हैं, हम शायद मज़ीद नुकसानात, मज़ीद इस तरह के सानहे हम बर्दाश्त शायद नहीं कर सकते। राइट। सो मैं अब आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप कैसे आपको ये होस्टिंग का शौक आया। सबसे पहले बल्कि ये बताएं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आपकी क्या एक्टिविटीज़ रही यंग और एज में, जो आपको ये मोटिवेट करके नेशनल टीवी के ऊपर ले गई। ओके, सो फहद वही बात है कि बचपन से जो आपको थोड़े बहुत शौक होते हैं ना कि ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, और आपको एक्चुअली पता नहीं होता कि आपने एक्चुअली करना क्या है। बट डेफिनेटली जब मैं टीवी देखती थी तो मुझे बड़ा शौक होता था कि मैं भी इसी तरह बैठी हूँ, मैं भी इसी तरह से शोज कंडक्ट कर रही हूँ, लोगों के सामने बात करूँ, और जब मैं बात करूँ, क्योंकि मुझे बोलने का बहुत ज़्यादा शौक है, अभी भी शायद आपको पता चल रहा हो लेकिन मुझे ये था कि जब मैं बात करूँ तो बस बहुत सारे लोग हो जो मेरी बात सुने,
तो ये वाली एक राइट। जो चीज़ थी वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी। बट ये कभी सोचा नहीं था कि हाँ टीवी पे भी आ जाऊँगी, क्योंकि बहुत बड़ी बात लगती थी उस टाइम पे। बट फिर प्री मेडिकल रखवाया गया मुझे डेफिनेटली, और कहा गया कि क्योंकि हमारी हाँ यहाँ पर एक बात है कि या तो आप डॉक्टर होंगे या आप इंजीनियर होंगे, और अब तो शायद ये चीज़ें बहुत कम हो रही है, लेकिन उस टाइम भी ज़्यादा थी। तो मुझे बताया गया हमेशा से कि मैंने डॉक्टर बनना है, जो कि मैं बनना नहीं चाहती थी। बस मैं उसके बाद मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मैं यूएस चली गई थी एक स्कॉलरशिप पे, और जब मैं वहाँ से वापस आई अपने सेकंड ईयर के बाद, अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मेरा नहीं हुआ था। तो जब मैं गई वहाँ पर तो थोड़ा-सा मैंने मीडिया के बारे में वहाँ पर पढ़ा, कुछ वर्कशॉप्स थी 2-3 मैंने वो अटेंड की। तो मुझे थोड़ा-सा और इंटरेस्ट मेरा डेवलप हो गया उस सब के अंदर। देन मुझे लगा कि शायद मैं इसमें ही जाना चाहती हूँ। देन मैं जब वापस आई, यूनिवर्सिटी में एडमिशन था, तो मैंने कहा नहीं, मैंने मेडिकल नहीं करना, मुझे डॉक्टर नहीं बनना। हालाँकि हर प्रोफ़ेशन अपनी जगह पे बिल्कुल हम हर प्रोफ़ेशन की मैं स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, बट वो आपके अंदर एक डिज़ायर होती है कुछ बनने की। तो मुझे था मैंने तो होस्टिंग करनी है, मुझे टीवी पे आने का बहुत शौक है, एक्टिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक था। तो देन मैंने मास कम्युनिकेशन पढ़ा, मैंने ग्रेजुएशन की मास कम्युनिकेशन में, एंड यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के दौरान में ही मुझे एक बहुत मेरे करीबी दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया कि K2 टीवी पे एक कश्मीरी लड़की का एक वो एज अ गेस्ट चाहिए, तो उसकी सक्सेस स्टोरी बतानी है और थोड़ी बात करनी है, यंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें चल रही थी। बट वही वाली बात थी कि मुझे था कि बस मैं चली गई इंटरव्यू देने वहाँ पर। इंटरव्यू मैंने जैसे दिया तो वहाँ से मुझे उन्होंने कहा कि आपका जो फेस है वो स्क्रीन के लिहाज से बहुत अच्छा है, आप बोल भी लेती हैं, तो हम आपका ना ऑडिशन लेना चाहते हैं न्यूज़ के लिए। मैंने कहा ठीक है, फिर उसी टाइम मेरा ऑडिशन हुआ, एंड देन मैं वहाँ पर उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको बताएंगे ऑडिशन के बाद। तो मुझे बताया, मैं सेलेक्ट हो गई। फिर मैंने खबरनामे से K2 टीवी पे स्टार्ट किया था, कश्मीरी खबरनामा था, अहवाले कश्मीर के नाम से, वो मैं करती थी। Okay. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व होती गई, प्रोग्राम होस्टिंग मिल गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके देन उसके बाद मुझे थोड़ा ख्याल आया कि क्यों ना मेरे कुछ और दोस्त हैं, हम लोगों ने मिलके, क्योंकि हमारी यूएस एम्बेसी के साथ अलमनाई हम सारे, तो हमारी उनके साथ काफ़ी एफिलिएशन थी, काफ़ी वॉलंटियर किया हुआ था। तो मेरे और मेरे कुछ दोस्त थे, हम पाँचों ने, हम क्योंकि स्कूल से हम साथ थे, हम पाँचों ने सोचा कि क्यों ना अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की जाए, क्योंकि खुद से काम करने का भी बहुत शौक था। उस एज में होता है ना, बिजनेस भी कर लें आप, सब कुछ कर लें। तो देन वो बस कुछ करने की एक लगन थी, और वो लगन ही शायद उसने इतना कुछ छोटी एज में करवा दिया कि ऑर्गेनाइजेशन भी बन गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वो साथ चल रही है। देन मुझे मीडिया से थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा था, क्योंकि मुझे अपने प्रोग्राम्स में ज़्यादा फोकस करना था। देन मैंने वो छोड़ा। उसके बाद जब वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन अभी काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह जो कि इस्टेब्लिश हो चुकी है, अब स्टेबल है। अब मैंने दोबारा से मीडिया ज्वाइन किया, और अभी भी फहद ये है कि मैंने खुद से ज्वाइन नहीं किया, मुझे मैंने क्योंकि कुछ टाइम पहले पीटीवी के साथ एक शो किया था 14 अगस्त का, एंड देन उनकी तरफ से कॉल आई एटीवी की तरफ से कि आप आएँ और एक शो के लिए ज़रूरत है हमें। देन मैं गई, ऑडिशन दिया। एटीवी पे अभी 2 मंथ्स भी मुझे नहीं हुए थे। देन पीटीवी पे मैं चली गई, ऑडिशन दिया एक मॉर्निंग शो में तौसीफ हैदर के साथ, राइजिंग पाकिस्तान मॉर्निंग शो में मैं एक सेगमेंट करती हूँ गुड न्यूज़ के नाम से, और वो सेगमेंट स्टार्ट कर दिया। सेगमेंट के साथ बस इसी तरह से काम अभी चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन भी चल रही है, और साथ में मीडिया को भी मैं ओके। मैनेज। सो पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर कुछ पढ़ना या कुछ स्क्रीन पर नज़र आना, जिसे तकरीबन 22 करोड़ अवाम किसी वक्त भी देख सकती है, सो हाउ इज़ दैट फीलिंग, और उसके पीछे क्या चीज़ थी, मतलब कौन सी ऐसी एक चीज़ समझती हैं कि वो आपको आगे लेके गई? ओके, सो मेरे ख्याल में जब आप कोई भी काम करने लगते हैं, जिन लोगों को स्पेशली बोलने का बहुत शौक होता है, उनका एक मसला ये होता है कि उनको समझ नहीं आती कि कब कौन सी बात करनी है। बहुत जगहों पे इस तरह से होता है, सब लोगों के साथ नहीं होता अगेन, बट मेरे साथ ये एक चीज़ थी।
तो मुझे जब मैं शायद किसी प्राइवेट मीडिया पे बैठ के काम कर रही थी तो मुझे इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखना पड़ता था कि ये भी बोल ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना। लाइक आप बात वहाँ पर भी ऑब्वियसली पॉलिसीज होती है हर चैनल की, बट वो आपको फॉलो करनी होती है। पर कुछ चीज़ें होती है जो आपको, मुझे, हम सबको बेहतर पता है कि जो गवर्नमेंट चैनल्स हैं, स्टेट चैनल है, नेशनल टीवी, उस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। तो मेरे ख्याल में शायद जो चीज़ मैंने सीखी अपने कुछ प्रोग्राम्स में और उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया वो ये था कि कब मैंने क्या चीज़ कहाँ बोलनी है, कितना नाप तोल के मुझे बोलना है और मुझे आगे बढ़ना है। तो ये वाली जो चीज़ थी उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया कि, और दूसरी चीज़ ये कि आप आसान अल्फाज में बात करें। जब तक आप आसान अल्फाज में बात नहीं करेंगे तो जो आम ऑडियंस आपके सामने बैठी हुई है वो आपको नहीं समझ सकेगी। जब आप स्टेट चैनल पे बैठे हुए हैं तो स्टेट चैनल पे वो उन जगहों पर भी देखा जाता है जहाँ पर पीटीवी, तो आपको पता है पीटीवी, एटीवी, क्योंकि अब एटीवी भी गवर्नमेंट चैनल है, तो ये तो अब उन जगहों पर देखा जाता है जहाँ पर केबल नहीं होती, जहाँ पर ये बाकी डिश और ये बाकी प्राइवेट चैनल्स का तस्वुर भी नहीं होता। सो वो चीज़ जो कि उन लोगों को समझ आ सके, तो आपके बात करने का अंदाज आसान अल्फाज में कन्वे करना जो कि ऑडियंस जिससे रिलेट कर सके, मेरे ख्याल में इस चीज़ ने मुझे हेल्प आउट किया बहुत ज़्यादा। ओके, सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड के पीटीवी के ऊपर, और हमारे बचपन के समझ लें कि एक कैरेक्टर थे तौसीक हैदर, जब हम स्कूल जाया करते थे तो वो टीवी पे होस्ट कर रहे होते थे और वो कार्टून का प्रोग्राम और डिफरेंट चीज़ें आती थी उस टाइम। सो हाउ इज दैट फीलिंग कि आप इतने बड़े एंकर के साथ, होस्ट के साथ शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या शो में हैं, सो हाउ इज दैट फीलिंग? फहद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद बचपन में तौसीक हैदर के शोज देखती थी और जितने भी शोज वो कर रहे होते थे, मतलब बचपन से आपने ना सोचा, कभी सोचते भी नहीं आप यार कभी आप इन लोगों के साथ भी बैठ के काम करेंगे, पर तौसीक हैदर डेफिनेटली एक मतलब मैं तो ये कहूँगी कि रोल मॉडल, मैं तो उनको ये बात बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने उनके साथ शो किया तो आई वॉज सो नर्वस, आई वॉज लाइक कि ये कैसे होगा, मैं इतने बड़े होस्ट के साथ बैठी हुई हूँ, सेलिब्रिटी, एंड देन मैं एक न्यू कमर। सो जो कंफर्ट लेवल उन्होंने प्रोवाइड किया, जो गाइडेंस उन्होंने प्रोवाइड की, मेरे ख्याल में उसकी वजह से मैं बहुत आसानी से मैंने उस चीज़ को कर लिया। शायद फर्स्ट डे मैं नर्वस भी थी, एंड आई रिमेंबर कि उस दिन कुछ दिन के बाद भी मैं नर्वस थी, और जब शो स्टार्ट होने लगा था तो उन्होंने कहा कि, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप सबीन, मतलब क्या, व्हाट्स रॉन्ग, देन आई वाज लाइक कि आई डोंट नो, मैं, मुझे लगा शायद मुझे एंजाइटी हो रही है बहुत ज़्यादा। सो देन ही वाज लाइक नो अभी हम नहीं जाएंगे ऑन एयर। देन उन्होंने मुझे कहा कि आप जैसे भी रिलैक्स हो जो पहले, एंड देन थोड़ा सा यू नो ही इज वेरी लाइवली, तो वो बस उन्होंने थोड़ा सा मुझे चीयर अप किया, एंड देन बहुत आसानी से मैंने उस चीज़ को मैंने कंडक्ट किया। तो आई मीन आई एम ऑनर्ड एंड इट फील्स सो गुड कि इतने अच्छे, मैं इतने अच्छे होस्ट, बाद में कहूँगी मैं इतने अच्छे इंसान के साथ शो कर रही हूँ जो कि मुझे इतना सपोर्ट कर रहा है, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत कम आपको मीडिया में नज़र आता है कि इतने सपोर्टिंग किस्म के लोग आप लोगों को मिलते हैं। ये बहुत कम चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि मैं भी अब तीन चैनल्स पे तो लगातार काम कर रही हूँ, बट डेफिनेटली जो सपोर्ट मुझे तौसीक हैदर से मिली है, अपनी टीम से मिली है, वो शायद ही मुझे कोई और मिली है। कुछ छोटा सा काम मुझे भी तौसीक हैदर के साथ करने का इत्तेफाक हुआ, जो आपने भी शायद देखा हो कि जो लास्ट कैंपेन चलाई गई थी, वोटिंग वाले कौन होते हैं जो उनकी तरफ से कैंपेन चलाई गई थी नेशनल इलेक्शन के लिए, उसके अंदर मेरा रोल प्रिजाइडिंग ऑफिसर का था और तौसीक हैदर उधर हमारे डायरेक्टर थे, और उनकी कंपनी ने उसको प्रोजेक्ट को डिलीवर किया था। सो आई वर्क विद हिम। सो बहुत अच्छे इंसान है और बहुत मज़ा आया था वो भी काम करते हुए उनके साथ। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन, क्योंकि होस्ट के लिए तो कम्युनिकेशन हर तरह से अहमियत रखती है, तो कम्युनिकेशन के कौन कौन से पार्ट आप समझते हैं कि
एक होस्ट के पास होने चाहिए, या कितना वो तैयार होना चाहिए ऑनलाइन आने के लिए, या डिफरेंट टीवी चैनल्स के ऊपर आने के लिए? क्योंकि अब वेब टीवी का भी रुझान बढ़ता जा रहा है और लोग सीखना चाह रहे हैं होस्टिंग और एंकरिंग। सो आप क्या समझते हैं कौन कौन सी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए इसके पास? अच्छा, कम्युनिकेशन के लिए बेसिकली जो आपका क्वेश्चन ये है कि कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी होनी चाहिए, राइट? ओके, सो कम्युनिकेशन के लिए मेरे ख्याल में सबसे बेहतर चीज़ ये होनी चाहिए कि आप जिस भी बारे में बात करने लगे आपको उसके बारे में क्लैरिटी है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो डेफिनेटली आप उसके बारे में उस तरह से बात नहीं कर सकोगे जिस तरह से आपको बात करनी चाहिए। और अगर आप टीवी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप कोई भी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। और जब आप टीवी पे बैठे तो मेरे ख्याल में ये जो शक्ल है ये इतनी मैटर नहीं करती जितनी आपका बोलने का अंदाज और आपकी बात, आपका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब बहुत से लोग होते हैं उनके पास कंटेंट भी होता है लेकिन उनको वो डिलीवर करना नहीं आ रहा होता। अब उसके लिए जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो ये कि आप सबसे पहले एक टॉपिक लें, उस टॉपिक को आप टॉपिक को अंडरस्टैंड करें, जो एक टाइटल है टॉपिक का आप उसको अंडरस्टैंड करें कि एग्जैक्टली ये है क्या। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता टॉपिक क्या है और आप बस आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत मुश्किल होती है। सबसे पहले आप टाइटल को समझें एंड देन आप कुछ पॉइंट्स बनाएं अपने जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, बुलेट पॉइंट्स, जो कि चीज़ें आपको समझ आ रही हैं वो लिखें। और उसके अंदर अपने ओपिनियन तो आप ऐड करें लेकिन उसके साथ साथ आपको उसके अंदर फैक्ट्स भी कोट करें। वो फैक्ट्स आपको रिसर्च से ही पता चलेंगे। जब तक आपको फैक्ट्स नहीं पता होंगे आप कोई सॉलिड बात नहीं कर सकते। अगर आप सॉलिड बात नहीं कर रहे तो कोई भी आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है, हम शॉर्टकट्स बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे होते हैं। और हमें ये और बहुत सारे लोग, जो कि मैं भी जब तक मैं टीवी पे काम नहीं करती थी तो मुझे ये लगता था कि ये जो लोग हैं बस बैठ जाते हैं, इनको बातें करनी आती है, बहुत सारी बातें कर लेते हैं। लेकिन इस एक एक शो के पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है। वो हार्ड वर्क होता है कि आपकी एक पूरी टीम होती है और वो पूरी टीम डेफिनेटली आपको थ्रू आउट फैसिलिटेट कर रही होती है। बहुत चैनल्स पे आपको टीम नहीं भी मिलती, मैंने पूरी टीम के बगैर भी काम किया हुआ है। उसमें आपको खुद रिसर्च भी करनी होती है, आप पॉइंट्स बनाते हो, अपने जहन में रखते हो, देन आपको ये सोचना है कि आप उस चीज से एग्री करते हो या आप उससे डिसएग्री करते हो। डिसएग्री करना भी बुरी बात नहीं है और एग्री करना बुरी बात नहीं है, ये आपका पर्सनल ओपिनियन है। बट बीइंग अ होस्ट आप ज्यादातर चीजें जो होती हैं आपको बहुत न्यूट्रल रहना पड़ता है चीजों में, क्योंकि आपके सामने गेस्ट भी बैठे होते हैं और कुछ गेस्ट आपसे एग्री कर रहे होते हैं और कुछ गेस्ट आपसे डिसएग्री कर रहे होते हैं। तो बीइंग अ होस्ट आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि आपने न्यूट्रल रहना है, आप किसी को भी वहां पर फेवर नहीं, क्योंकि आप एक होस्ट का किरदार होता है ना, तो आप वही चीज होती है कि आपने बैलेंस रखना है हर चीज पे। वो बैलेंस उस वक्त क्रिएट होगा जब आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी कि आप क्या सोचते हो इस चीज के बारे में, अंडरस्टैंडिंग है आपको टॉपिक के बारे में, एंड एट द सेम टाइम आप एक बैलेंस रखोगे। आप किसी के साथ जो है वो एग्री या डिसएग्री नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस जब तक कोई ऐसी बात ना हो जाए जो कि वाकई बहुत ज्यादा जो ऐसी बात हो जो कि आपको नहीं करनी चाहिए चैनल पे। वो बीइंग अ होस्ट आपको उसको भी डिफेंड करना होता है क्योंकि आप एक चैनल पे बैठे होते हैं और आपको उसकी पॉलिसीज को फॉलो करना होता है। और तीसरी चीज वही मैंने जो बार बार की, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपनी बात को डिलीवर किस तरह करना। डिलीवर करने का आसान तरीका ये होता है कि उसको आसान अल्फाज में बात की जाए। आप जिस तरह आप और मैं बात कर रहे हैं, बहुत इजी वर्ड्स, ना मैं कोई बहुत ज्यादा मुश्किल वर्डिंग यूज करी, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर तरह के लोग होते हैं। अब जिस तरह टीवी है, टीवी हर जगह पर लाइक आपको हर तरह के लोग मिल रहे होते हैं। जब तक कि आपको नहीं पता कि वो ऑडियंस किस तरह की है तो टारगेट ऑडियंस अपनी देखनी बहुत जरूरी होती है। टारगेट ऑडियंस जब आप देख लेते हो तो डेफिनेटली आपको ये क्लैरिटी आ जाती है कि आपको क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, अपनी ऑडियंस को सामने रखते हुए। और ऑडियंस को सामने रखते हुए जब आप बोलेंगे तो आप डेफिनेटली उन्हीं की जुबान में बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चैनल पर बैठ जाओ और आप बहुत मुश्किल अल्फाज में, बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट के साथ बात करें, क्योंकि आपका मकसद सिर्फ शो कंडक्ट करना और अपना इंप्रेशन क्रिएट करना नहीं होता। आपका, मैं जिस मकसद से काम करती हूँ वो ये कि मैं कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूँ, मैं कोई डिफरेंस ला सकूँ सोसाइटी में। तो मैं ये सारी चीज़ें मैं खुद फॉलो करती हूँ।
राइट। सो एक शो के पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है एग्जैक्टली। और बास टाइम टीम नहीं भी होती और फिर बास टाइम काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी करनी पड़ती है एक टॉपिक के ऊपर। सो इसमें रिसर्च जो है कितनी इम्पोर्टेंट है और कितनी मुश्किल आपको फेस करनी पड़ती है डेटा कलेक्शन के ऊपर? अच्छा, सो अभी इससे पहले भी मैंने क्योंकि यही बात की थे, ये बात ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये चीज़, ये फैक्टर कि शायद इस पे जितना मैं स्ट्रेस दूँ उतना कम है। बिकॉज अगर आप एक चीज़, एक टाइटल आपके पास, एक टॉपिक आपके पास है, उस टॉपिक के बारे में अगर आप मुझे ये बताएंगे कि चलें लेट्स सपोज सबीन आज आपने बात करनी है पॉवर्टी के ऊपर, पॉवर्टी के ऊपर मुझे बात करनी है, एंड देन क्या होगा कि मैं कहूँगी हाँ बहुत गुर्बत है इस मुल्क में, मैं तो कुछ भी बोल सकती हूँ बैठ के। बट डेफिनेटली जहाँ पर आपके दोस्त बैठे हुए वहाँ पर आप बात कर लेंगे, आप ठीक है, आप गपशप लगा लेते हैं कि यार हाँ इस मोहल्ले में ये मसला है, इस गली में ये मसला है, इस मुल्क में ये मसला है। तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से जो है वो मतलब आप कर सकते हैं। लेकिन जब जहाँ पर आपको पता है कि आप इस नीयत से काम करें कि आपको एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब रिसर्च किस तरह ज़रूरी होती है कि आप उसके फैक्ट्स जानें, आप जाने कि जो गुर्बत है वो पाकिस्तान में तो एग्जिस्ट करती है, उसकी वजूहात क्या है, उसकी असल उस आप वही वो चीज़ होती है ना कि आप ये देखें कि असल में है क्या। तो जब आपको फैक्ट्स नहीं पता आप कैसे बात करेंगे? आप आपसे कोई पूछे आपके पाकिस्तान में बहुत गुर्बत है, आप कहें कैसे गुर्बत है? आपको पता नहीं होगा। बीइंग अ होस्ट आपसे क्वेश्चंस ऑन स्क्रीन भी किया जा सकता है। सो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि आप जिस टॉपिक पे बात करें आपकी उस पर ग्रिप है। अगर आपकी ग्रिप नहीं होगी उस टॉपिक के ऊपर तो डेफिनेटली आपको ये सारे मसाइल जो हैं वो इनका सामना आपको करना पड़ेगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। अगर आपकी रिसर्च होगी तो आप कॉन्फिडेंट होंगे स्क्रीन के ऊपर कि मुझे पता है इस बारे में। अगर कोई टॉपिक, कोई गेस्ट बैठे हुए आपके सामने या आपको खुद भी डिलीवर करना है तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसमें आपको समझ नहीं आ रही होगी। सो ये वाली एक चीज़ है। ओके, सो पहले हम टीवी वाले को कर लेते हैं, फिर हम एंटरप्रेन्योर के ऊपर आएंगे और जानेंगे कि बिजनेस कैसे किया आपने। सो मुझे ये बताएं कोई इंटरेस्टिंग वाकया जो आपके साथ पेश आया हो ऑन दी सेट। कोई आप वो क्रिकेट में कहते हैं जिस तरह नर्वस 90s का शिकार हो गए, तो कोई आप नर्वसनेस का शिकार हुई हो बहुत ज्यादा टीवी के ऊपर, कोई इंटरेस्टिंग वाकया अपना? ओके अच्छा, ये थोड़े से होते हैं कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस, बट ओके नेवर माइंड। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि जब मैंने नया नया स्टार्ट किया था, मैंने जब काम स्टार्ट कर किया एक चैनल के ऊपर, सो मुझे क्योंकि मेकअप की आदत नहीं थी, मेकअप का शौक नहीं था, कभी मेकअप किया नहीं था बहुत ज़्यादा। सो जब मेरा एक अहवाल कश्मीर की जैसे हमारा उसका लॉन्च हो गया था न्यूज़ का और न्यूज़ बुलेटिन का, तो न्यूज़ बुलेटिन के फ़ौरन बाद हमें एक मॉर्निंग शो था वहाँ का, उसमें अपेयर होना था एज अ गेस्ट। हम पूरी टीम को, जो कि न्यूज़ बुलेटिन अहवाल कश्मीर और अहवाल जीबी, बहुत ये दो एक बुलेटिन स्टार्ट हुए थे। सो उसमें जब पता चला तो जो मेकअप आर्टिस्ट था उसने मेरी आंखों पे बहुत ज़्यादा, उसने मुझे पर्पल पर्पल आई शेड्स लगा दिए थे एंड मेरे जैसी बंदी जिसने कभी मेकअप किया नहीं था, तो आई वाज वेरी कॉन्शियस कि यार मैं स्क्रीन पे कैसे दिख रही हूँ। हर कोई होता है, कोई एक्सेप्ट करे ना करे, बट हर कोई होता है। सो मैं एक्सेप्ट करती थी और मुझे था कि ये इसने मुझे, तो मैंने मना किया, आई वाज लाइक नहीं इसको ऐसे ना करें। उन्होंने उसको दोबारा लगा दिया, मैंने लगाया और फिर 1 मिनट रहता था सिर्फ वो करने के लिए, देन आई स्टार्टेड क्राइंग और मैं इस तरह नहीं रोई थी, मुझे मैं जा रही थी, मैं बहुत गुस्से में, मतलब मैं बहुत गुस्सा तो अलग बात है, एक वो हो रहा होता है कि कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था कि मैं अच्छी नहीं लग रही। एंड देन मैं एमसीआर में गई, एक दफ़ा एमसीआर से गुजर के जाना था, तो देन मैं एमसीआर में गई एंड आई वाज लाइक, मेरे बॉस वहाँ पर थे, उन्होंने कहा सबिन तुम्हें क्या हुआ, एंड देन मैं चुप थी,
और उससे एक और जब पूछे तुम्हें क्या हुआ, अब वो इंसान की कुछ हिचकी फंसी भी होती है, रोना बस आ रहा होता है कि कोई पूछे आपसे, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। जब मैंने मुझे तीसरी दफा पूछा कि तुम्हें हुआ क्या, और जब मैं फूट फूट के रोना शुरू हो गई that was so like बाद में मुझे लगा that was so embarrassing। और जब मैं बेटी मॉर्निंग शो में, तो थोड़ी सी ब्रेक आई इसमें, तो उन्होंने जो होस्ट थी मॉर्निंग शो की उनको बोला कि इसकी ना थोड़ी सी आप तारीफ करें सबीन बहुत प्यारी लग रही है, सबीन इतनी प्यारी लग रही है तो वो ना बस थोड़ा सा इनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा। देन उन्होंने मेरे ऑन एयर मेरी तारीफ की और मुझे बड़ा अच्छा लगा, एंड देन मैं बड़ी कॉन्फिडेंट हो गई। तो ये अच्छा मैं पता है क्या बात करती हूँ फहद, ये होता है कि दिस इज हाउ यू लर्न, और ये एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि आपको बनाते भी हैं। यू नो वही बात होती है ना कि दे मेक यू एंड दे ब्रेक यू एज वेल। तो वो वही सारी सिचुएशन हो जाती है इसमें। तो मैंने बड़ा सीखा उसके बाद, पेशेंस सीखा कि अगर इस तरह से कभी हो भी जाता है, मैंने इसको बड़ा पॉजिटिव लिया, और कि अगर कभी ऐसा हो भी जाता है और आपको लाइफ जाना है इसके बाद और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, देन आपको कॉन्फिडेंट रहना। आप कभी भी अपने आप को ये फील नहीं करवा सकते कि आप बहुत बुरे लग रहे हो। आप जो भी हो आप ठीक हो, आपकी ये जो शक्ल है ये आपको डिफाइन नहीं करेगी कहीं भी। आप बहुत प्यारे बन के आप बैठ जाओगे किसी भी जगह के ऊपर, और इन द एंड आप अगर बात ठीक नहीं करे, आप बात अच्छी नहीं करे, कोई आपको पसंद नहीं करेगा। देन ये जो शक्ल है, ये सारी जो आप इतने ब्यूटी कॉन्शियस हो कि आप बैठ जाते एक जगह के ऊपर और बस आप बहुत से ग्लैमर देख रहे हो, डेफिनेटली यू नो ये चीज़ें लाइक अब टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने इन चीज़ों पर बिलीव करना छोड़ दिया। आई डोंट नो आप मुझे फॉलो करते हैं कि नहीं। मेरी जो रमज़ान ट्रांसमिशन में अभी कर रही हूँ, सहरी ट्रांसमिशन में कर रही हूँ, अब तो बस एक ही रह गया, एक या दो, अब इट डिपेंड्स कि ईद कब होती है। बट मैंने अपनी जो लुक है ओवरऑल, जो मेरा गेटअप है, मैंने बहुत सिंपल रखा। बहुत सिंपल। वो सिंपल रखने का जो मकसद था वो यही था कि इस चीज़ को निकाला जाए, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए हमारे मीडिया के अंदर से। कुछ भी डेफिनेटली रिक्वायरमेंट भी होती है और कुछ लोगों को शौक भी होता है। मैं भी शायद अभी आगे जाके अगर और इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स करूँगी, या जो मैं और इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स करती हूँ वो मैं भी इसी तरह तैयार होकर बैठूंगी, क्योंकि मुझे अपना भी शौक है और अब वो स्क्रीन की रिक्वायरमेंट है। बट मैंने नोट किया कि जहाँ पर आप इस तरह के प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे होते हैं, जिस तरह रमज़ान ट्रांसमिशन है और बहुत सारी चीज़, जहाँ पर लोगों में आपने उन पे एक इम्पैक्ट क्रिएट करना, ना कि आपने सिर्फ उनको एंटरटेन करना। वहाँ पर आपका कंटेंट बहुत मैटर करना चाहिए। वहाँ पे आपके खुद फिजिकल अपीयरेंस से ज़्यादा, फिजिकल अपीयरेंस भी बहुत ज़रूरी है, बट उससे ज़्यादा मैं कहूँगी कि लोग आपकी बात पे ध्यान दें कि आप आखिर बोलना क्या चाह रहे हैं, आप बात क्या डिलीवर करें। उसके लिए आपको कंटेंट पे काम करना पड़ता है। मैंने थ्रू आउट बहुत रिसर्च की। मैं आपको बता नहीं सकती कि लोगों को लगता है कि शायद अब क्योंकि आप इस्लाम पे जब बात करते हैं यहाँ पे, डेफिनेटली यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इट्स बिकॉज आपको हर बात जो है वो बहुत उसके साथ करनी पड़ती है कि आप कुछ कहीं गलत ना बोल जाएं। और फिर जब आप एक स्टेट चैनल पे बैठे हुए हैं तो आपको ये चीज़ होती है कि आप कोई चीज़ ऐसी ना निकल जाए आपके मुंह से। तो वो सारी चीज़ें आपको देख के चलनी पड़ती। जब आप ये सारी चीज़ें देख के चल रहे होते हो, तो मैं लिटरली सुबह 5 बजे सोती थी और सहरी जब मैंने करनी होती थी, तो मैं सुबह 5 बजे मतलब सहरी तक मैं काम करी होती थी। सहरी की ब्रेक होती थी 15 मिनट्स की, एंड देन मैं रिसर्च करी होती थी। मैं बहुत सारी जो ये बयान होते हैं, मौलाना तारिक जमील के बयान हैं, जो हमारे और बहुत से कुरान की तफसीर है काफ़ी अच्छी, मैं उसको सुन रही होती थी, उसमें से पॉइंट्स निकालती थी, उसमें से रिसर्च मुझे करनी होती थी। एंड देन मैं सुबह 5, साढ़े 5, 6 बज जाता था मुझे सोते हुए। और मतलब ये पूरी ओवरऑल जो है वो जर्नी होती थी। तो ये वही चीज़ है कि हर एक्सपीरियंस से आप सीखते। और मैंने भी इससे यही सीखा कि आपका जो बोलना है वो बहुत मैटर करता है। ट्रस्ट, ये अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, अगर आप कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे, अगर आप कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे, तो आपका इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठना, सिर्फ आप अगर सिर्फ तैयार होकर बैठ जाएंगे, इसका कोई फ़ायदा मेरी नज़र में नहीं है। और हर किसी का अपना ओपिनियन होता है और हर कोई मेरी बात से इख्तलाफ भी कर सकता है।
राइट। सो थोड़ा सा अब आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपको स्कॉलरशिप मिली और आप यूएस भी गए और उसके बाद आप यूएस एलुमनाई भी बने। सो हाउ इज दैट प्रोसेस यू हैव डन और हाउ इज दैट एक्सपीरियंस इन द यूएस फॉर जस्ट फॉर शेयरिंग विद द यूथ? Okay, just a second. Okay, so Fahad, sorry, can you please repeat the question? मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको स्कॉलरशिप मिली और यू आर राइट नाउ रोल मॉडल। सो आई वॉन्ट यू टू गाइड द यूथ के उनको स्कॉलरशिप कैसे हासिल की जा सकती है और यूएस एलुमनाई कैसे बना जा सकता है और ये सारा प्रोसेस क्या है? अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैं चाहती थी कि आप मुझसे पूछें ताकि एक जो क्लैरिटी है इस सेशन का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। सवाल इसके कि मैं अपनी सिर्फ स्टोरीज शेयर करूं, उससे शायद इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना लोगों को आप अपॉर्चुनिटीज़ का बता सकें। सो फ़हद, मैंने जब स्कॉलरशिप ली थी तो मैंने 2012 में स्कॉलरशिप ली थी और उस टाइम पर आई वॉज अ टीनेजर। सो इसी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ का मुझे भी नहीं पता होता था, बट डेफिनेटली एक इंग्लिश एक्सेस माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया था और वो हमारे, क्योंकि वो तो स्कूल में ही हो रहा था, तो उस स्कूल में मैंने 2 साल का एक कोर्स अटेंड किया था इंग्लिश लैंग्वेज को, जो कि यूएस एम्बेसी का फंडेड था और वो उनके उनके थ्रू मैं कर रही थी। और जब वो मैंने किया तो उसके बाद मैं उनके साथ कनेक्टेड हो गई एंड देन वो अपॉर्चुनिटीज़ बताते थे हम लोगों को वो लोग, और उनके जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनको हम लोग अवेल करते थे। सो यूएस एम्बेसी का जो पेज है वहाँ पर भी जाकर इसके बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि मैं यूएस स्कॉलरशिप पे गई थी तो मुझे सिर्फ उसके बारे में ही ज़्यादा पता है। तो इनके डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। कुछ होते हैं बहुत शॉर्ट टर्म प्रोग्राम, से डिपेंड्स कि आप कौन सा प्रोग्राम अवेल करना चाहते हैं। उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। उसके अंदर एक जो मेरा प्रोग्राम था वो था बेंजामिन फ्रैंकलिन समर इंस्टीट्यूट प्रोग्राम। ये यूएस में था। समर इंस्टीट्यूट बेसिकली ये प्रोग्राम था, लेकिन ये अब नहीं होता। ये उस टाइम पे मेरा जो बैच गया था वो लास्ट गया था, उसके बाद इसको खत्म कर दिया गया। नए प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हो गए। नए प्रोग्राम जो इंट्रोड्यूस हुए उनमें अब एक जो प्रोग्राम है येस प्रोग्राम है, जो कि जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनके लिए होता है, जो कि ग्रेड 8, 9, 10 एज होती है स्पेसिफिक, जो कि मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता कि वो एज कौन सी होती है, लेकिन डेफिनेटली वो बच्चे अवेल कर सकते हैं जो कि 1 साल यूएस में जाते हैं और 1 साल वो प्रोग्राम अटेंड करते हैं और वापस आते हैं यहाँ पर। और डेफिनेटली ट्रस्ट मी, ये बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने भी इसको उनमें एक डिफरेंस मैंने खुद देखा, जो कि वो सीख कर आए वहाँ से। बेसिकली एक एक्सपोजर होता है और इतनी छोटी एज में जब आपको एक्सपोजर मिल जाए तो उसको आप वैसे ही आप पे बहुत अच्छा असर होता है आपकी पर्सनालिटी पे। ये हुआ। उसके बाद जो सेकंड प्रोग्राम एक यू ग्रेड प्रोग्राम है। यू ग्रेड प्रोग्राम में आप एक सेमेस्टर अपना यूनिवर्सिटी लेवल के जो बच्चे होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, बच्चे नहीं होते वो तो वो उससे काफ़ी एक सेमेस्टर अपना यूएस में पढ़ के आते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी स्टेट पे। और जब वो पढ़ के यहाँ पर आते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कोर्स उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं करती। लेकिन आई गेस जहाँ पर आपका अपना आपकी एक वो हो रही हो, ग्रूमिंग हो रही हो, तो वहाँ पर आप एक सेमेस्टर अपने 6 मंथ जो है वो फ्रीज करवा के यहाँ से जाते हैं और वापस आते हैं। इसके अलावा आप समर सिस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम है, उसमें भी 13 to 18 ईयर्स की जो लड़कियां होती हैं, फीमेल्स होती हैं, बच्चियां, उनको यूएस भेजा जाता है 2 to 7 वीक समर कोर्स के ऊपर, जहाँ पर वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में प्लेस होती हैं और वहाँ पर डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है वहाँ पर भी ऑफर किए जाते हैं। वहाँ से वो सीख कर पाकिस्तान वापस आती हैं और अपनी फॉलोअप एक्टिविटीज़ करती हैं, जिससे एक इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान में भी वो क्रिएट करें, उनके जाने का कोई फ़ायदा हो। अच्छा, इसके अलावा मैं अगर यहाँ पर गिनवाना शुरू कर दूँ ना, फुल ब्राइट है, फुल ब्राइट आप जाते हैं, वो प्रोग्राम है डेफिनेटली बहुत से लोगों को। तो प्रोग्राम्स बेशुमार हैं। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को हम मोटिवेट कर सकें साथ साथ कि इन प्रोग्राम्स के लिए इनको अटेंड करना कितना ज़रूरी है हम लोगों के लिए, और ये आपकी किस तरह से ग्रूमिंग में आपको हेल्प आउट करते हैं। तो एक है यूएस एम्बेसी का जो पेज है, फेसबुक पेज, उस पर बहुत सारे प्रोग्राम्स थ्रू आउट वो अनाउंस भी करते रहते हैं स्कॉलरशिप के, और वो आप उसको अटेंड भी करते रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान यूएस अलमनाई नेटवर्क का एक पेज है
फेसबुक पेज है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी डिफरेंट वो अपडेट्स आपको देते रहते हैं कि कौन सा प्रोग्राम अभी ओपन है, कौन सा प्रोग्राम नहीं ओपन। लेकिन अगर आप यूएस एम्बेसी के पेज पर उनको वो आप ये समझ लें कि दे आर सुपर एक्टिव, और वो आप उनसे अगर कोई भी क्यूरी पूछते हैं वो डेफिनेटली आपको उसी टाइम पे आंसर करते हैं। बाकी ये है कि जो रेलिवेंट पेजेस हैं यूएस से रिलेटेड, जो मैंने आपको भी बताया, इनसे अगर आप कनेक्टेड रहेंगे तो एटलीस्ट जो यूएस की स्कॉलरशिप्स हैं उनके बारे में आपको पता चलता है। राइट, so there are a lot of opportunities जो इंटरनेशनल स्कूल्स ऑफर करते हैं पाकिस्तान को। और यहाँ थोड़ा सा मैं ऐड अप करना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो आता है, स्कॉलरशिप्स वगैरह आती हैं पाकिस्तान को, लेकिन लोग अवेल नहीं करते। तो ये थोड़ा सा यहाँ मसला है, या लोग क्वालिफाई नहीं करते और अपॉर्चुनिटी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से लॉस हो जाती हैं। तो यूथ को अवेल करनी चाहिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ताकि वो एक्सेल कर सकें और पाकिस्तान को सर्व कर सकें डिफरेंट फील्ड में। डेफिनेटली फहद, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी सिर्फ इस वजह से लूज करते देखा है क्योंकि उनकी सुस्ती होती है। वो जब इसका प्रोसीजर देखते हैं, प्रोसीजर में जब वो ये चीज़ देखते हैं कि अब ये इतनी लंबी एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी, इतना ज़्यादा काम कौन करेगा, तो ये हमारी यूथ का ये भी थोड़ा सा एक मसला है जिसको मैं क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को फेस करती आई भी हूँ। शायद मैंने भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ की हैं इस वजह से कि इतना लंबा प्रोसीजर कौन फिल करेगा। अच्छा, और दूसरी चीज़ लोगों के अंदर होती है वो ये कि अच्छा अब ये अगर हमने कर भी लिया तो मतलब अगर हमने सबमिट भी करवा दी तो ये तो 5 लोगों को लेना है सर, 6 लोगों को लेना है सर, हमारी क्यों सिलेक्शन होगी इसके अंदर। तो ये डेफिनेटली ये वाली चीज़ जो होती है अपने माइंड से आपको निकालनी है सबसे पहले, क्योंकि अगर आप नहीं निकाल रहे तो ये एक बहुत बुरा असर आपकी पर्सनैलिटी पर भी छोड़ता है। पर्सनैलिटी पर इस वजह से छोड़ता है कि आप अगर अपने आप पर बिलीव नहीं करें, अगर आप अपने आप पे बिलीव नहीं करते डेफिनेटली, तो आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपको अगर आप बिलीव नहीं करें तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई दूसरा आप पे बिलीव करेगा कि आप ये चीज़ अवेल कर सकते हैं। वही कहते हैं कि सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, एट द सेम टाइम सेल्फ एक्सेप्टेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट। आपके अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अपने आप से प्यार करें, अपने आप पे एतमाद करें कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। मैं अपनी मिसाल दूं, जो लोग देख रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं जब गई थी यूएस तो शायद मैंने भी ये बातें सोची थी कि मेरा ही क्यों सिलेक्शन होगी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 7 लोगों ने जाना था, 7 people पूरे पाकिस्तान से, और जिसमें से इस्लामाबाद से एक ने जाना था, पिंडी से एक ने जाना था, बहावलपुर से एक ने जाना था, मतलब एक एक करके इस तरह करके डिफरेंट उन्होंने, जिस तरह सिंध था तो इंटीरियर सिंध से एक ने जाना था, और मतलब डिफरेंट बाकी रीजन से डिफरेंट लोगों डिफरेंट लोगों ने एक जो कंपटीशन था वो बहुत टफ था। अगर उस टाइम पे अगर मैं ये सोच के बैठ जाती कि अच्छा ये तो प्रोसीजर इतना टफ है तो मैं कैसे सेलेक्ट हो सकती हूँ, मैं कैसे जा सकती हूँ, तो ये चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। मैंने भी खुद से यही सोचा था कि मैं सबीन अगर कोई और कर सकता तो व्हाई नॉट, मतलब मैं क्यों नहीं कर सकती। तो उस चीज़ को अपने आप को मैं उस बिलीफ के साथ में चली थी। मैंने इंटरव्यू क्लियर किया वहाँ पर जाके, जो कि इंटरव्यू भी बहुत टफ था और बहुत सारे लोग थे। मैंने उस टाइम सुना था पता नहीं कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, उनमें से सिर्फ 7 लोगों को सिलेक्ट करना था। तो बस इसे बताने का ये मकसद मेरा ये है यहाँ पर कि आप लोगों को अपने आप पे बिलीव करना है। आपको ये देखना है कि आप खुद आप कितने काबिल हैं। अगर आपको लगता है आप काबिल हैं तो देन गो फॉर इट। वेट क्यों कर रहे हैं, वेट किस चीज का कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पूछते हैं कि आपकी कंपनी कौन सी है और आपकी कंपनी क्या काम करती है। ओके, सो इट्स विजन बिल्डिंग फ्यूचर, और ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये हम 5 लोग हैं। हम सब, मैं कहूँगी हम दोस्त हैं, अब कलीग्स तो अब बन गए लेकिन हम स्कूल टाइम फ्रेंड्स हैं। और ये तब से हमारा एक ख्वाहिश थी कि हमने इसके ऊपर काम करना है, जिसको अब एक ये कह दें कि ख्वाब पूरा होता हमने देखा इसको। सो हम 5 मिलके काम करते हैं। विजन बिल्डिंग फ्यूचर, फेसबुक पे इसका पेज भी है, विजन बिल्डिंग फ्यूचर्स के नाम से आप सर्च करेंगे तो पेज भी आ जाएगा। वहाँ पर हम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी अनाउंस करते रहते हैं डिफरेंट लोगों के लिए। हम काम करते हैं हर चीज़ के ऊपर,
जो जिस चीज़ का हमें ये ज़रूरत लग रही होती है कि इसकी सोसाइटी में ज़रूरत है, हम उस पर काम करते हैं। हम एजुकेशन पे भी काम करते हैं, हम जेंडर इक्वालिटी पे भी काम करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम करते हैं, हम कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, हम ह्यूमन राइट्स पे भी काम करते हैं। तो डिफरेंट जो चीज़ें जिनसे सोसाइटी में एक डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, हम उन सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं। और कम्युनिटी वर्क हम बहुत ज़्यादा करते हैं, वॉलंटियर हम बहुत ज़्यादा करते हैं। हम सिर्फ इस चीज़ से बिलीव नहीं करते कि हमने कोई ग्रांट लेनी है या हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करें, क्योंकि हम भी यूथ हैं, यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन, और हमारा बिलीव ये है कि हम डेफिनेटली हमें यूथ को एम्पावर करना है। हम यूथ को एम्पावर करने के लिए उनके साथ मिल के वॉलंटियर करते हैं। हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स अभी चल रहे हैं जो टीचर्स के लिए भी हैं, ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करा रहे हैं। हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी हैं जो कि अभी करंटली वो क्लोज हो चुके हैं, उनकी एप्लीकेशंस जो हैं वो क्लोज हो चुके हैं, अब वो हम उस प्रोसेस में हैं। लेकिन जब नेक्स्ट हम वो इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे तो विजन बिल्डिंग फ्यूचर के पेज पे जाकर वो अपॉर्चुनिटीज आप लोग अवेल कर सकते हैं। और क्योंकि हम टाइम भी उनको अपडेट हम वहाँ पर करते रहते हैं। सो वो एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, जिसका भी मैंने आपको बताया, वो टीचर्स के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं जो कि हम टीचर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट भेजते हैं। ये स्कॉलरशिप होती है, 100% स्कॉलरशिप होती है। तो इसमें आपको ये टेंशन भी नहीं होती कि आप पैसे कहाँ से लाएंगे, आप ट्रेवल कैसे करेंगे, आप ये कैसे करेंगे। तो ये यूएस एम्बेसी के साथ हम काम करते हैं। बेसिकली विजन बिल्डिंग फ्यूचर यूएस एम्बेसी की यंगेस्ट इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है, और रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिस के साथ हम काम करते हैं। यूएस एम्बेसी का ही ये एक डिपार्टमेंट है, उसके साथ हम काम करते हैं मिलके। और जो रीलो है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखता है कि किस तरह से जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया जा सके। तो वो उनको उसी तरह से फैसिलिटेट करते हैं, और सारी स्कॉलरशिप वो फंडेड उन्हीं का होता है। तो इनको हम इस तरह से लेकर चलते हैं तो। लेकिन आप रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिस, आप अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे थे, तो रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिस जो है वो भी रीलो के नाम से एक पेज है फेसबुक का, आप उसको फॉलो करें, वो बहुत एक्टिव है। और विजन के साथ साथ वहाँ पर भी चीज़ें स्कॉलरशिप्स और डिफरेंट, स्पेशली जो इंग्लिश टीचर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वो करते रहते हैं। आप तो डिफरेंट जो ऑनलाइन सेशंस हैं वो कंडक्ट करवाते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम्स अनाउंस होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स बताते हैं, न्यू टीचिंग मेथड्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो वो भी पेज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और इसके अलावा फहद, हमारे एक प्रोग्राम है बी द चेंज प्रोग्राम में हम जो हमारी यूथ है उसको एम्पावर करने के लिए हम इसको ओपन कॉल देते हैं। हमारी वेबसाइट जाकर आप देखें, जो है visionbuildingfuture.org, उस पर आप जाकर जब देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक प्रोग्राम नजर आएगा बी द चेंज। वहाँ पर है उसके नीचे प्रोसीजर है कि किस तरह आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जब हम लोगों से कांटेक्ट करेंगे उसके थ्रू, तो वहाँ पर हम आप एक प्रपोजल हमें सबमिट करवा सकते हैं कि आपका आइडिया क्या है, आप क्या चीज़ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि जो यूथ है हमारी, उसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम पैसे नहीं होते, डेफिनेटली वो काम नहीं कर रहे होते, टीनेजर्स होते हैं। तो उनको हम ये कहते हैं कि आप आए, और हम उनको फंडिंग देते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। मैं ये कहूँगी कि हम उनको फैसिलिटेट करते हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट्स, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। और हम बिल्कुल बैक पर होते हैं, वो बिल्कुल फ्रंट पे होते हैं। हम उनको एम्पावर करने के लिए कर रहे होते हैं कि यस, उनको ये चीज़ उनको पता चल जाए कि यस दे कैन डू इट। ओके, सो हाउ वाज द एंटरप्रेन्योर एक्सपीरियंस? क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ी? कुछ फील्ड में भी काम किया और पता चला होगा कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो कितना मेहनतकश बंदा होता है। बिल्कुल फहद, ये चीज़ जो शायद ना बहुत कम लोगों को, मैं कहूँगी कि ये समझ आती है कि लोगों को लगता है कि शायद आप जब कोई काम कर रहे हैं तो वो सिर्फ आसान ही होगा, जो कि असल में सिर्फ आसान नहीं होता। क्योंकि वो बात करते हैं ना कि जैसा हम ये करते हैं कि हर मुश्किल के साथ आसानी होती है, ये चीज़ भी हम बहुत, क्योंकि ये तो अल्लाह कहता है ना। तो मुश्किलों से इस तरह से आपको घबराना नहीं चाहिए, बट डेफिनेटली फहद हमें बहुत सारे मसाइल जो थे उनका सामना थ्रू आउट हम लोगों को करना पड़ा। और ये मसाइल जो मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं थे। और मैं सबसे पहली अपॉर्चुनिटी चीज़ जो होती है वो यूथ को ये होती है कि अब हम लोगों के पास पैसे कहाँ से आएंगे, हम लोगों के पास फंडिंग कहाँ से आएगी, और अगर फंडिंग नहीं आएगी तो हम काम कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। तो हमें शुक्र है कि हमने ये सबसे पहली चीज़ देखनी शुरू कर दी थी कि हमने किस तरह से इसको टैकल करना है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसको हम किस तरह से टैकल करेंगे। तो उसको टैकल करने के लिए सबसे पहले जो हमने किया वो हमने सर्च किया कि हमारे डोनर कौन हो सकते हैं, हम किन लोगों को हम
फैसिलिटेट कौन हम लोगों को फैसिलिटेट कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली यूएस एम्बेसी का हमारे सामने था, क्योंकि इनके साथ एक एफिलिएशन भी थी हम लोगों की। तो इस एफिलिएशन का हमने उनसे सपोर्ट ली और उस सपोर्ट के थ्रू हमने काम स्टार्ट किया। दूसरी चीज़ जो फहद मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी वो ये होती है कि लोगों को ये चीज़ लगती है कि जो यूथ है वो बड़े काम नहीं कर सकते। बड़े काम इन द सेंस के वो बहुत ज़्यादा अच्छे काम और इस तरह से वो लोग नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ा मसला था कि लोगों को इन चीज़ों की मैं कहूँगी, मेरा एक दोस्त है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मेंशन करता है कि लोग सीरियस नहीं लेते। राइट। तो ये मसला हमें भी फेस करना पड़ा कि लोगों ने हमें बहुत जगहों के ऊपर हमें सीरियस नहीं लिया, और ये जो मुश्किलात थी वो थ्रू आउट हम लोगों को फेस भी करनी पड़ी साथ साथ। ओके, सो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने स्वीट होम्स के साथ भी काम किया। सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस के स्वीट होम के साथ काम करना, और एक और तकरीबन वो ऑर्फन ही है वहाँ पे ज़्यादातर। सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? बहुत पाकिस्तान स्वीट होम डेफिनेटली वहाँ पर काम करना, आप ये समझ लें कि हम लोगों की एक तरह से ड्रीम थी, क्योंकि जो हमारा कम्युनिटी सर्विस का आइडिया था वो सिर्फ जो है वो उसके थ्रू ही पूरा हो सकता था। तो राइट। या सो जो पाकिस्तान स्वीट होम के साथ काम कर रहा था वो शायद मैं, क्योंकि उस प्रोग्राम को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से मैं डायरेक्टली डील करी थी, और डील इन द सेंस कि मैं प्रोग्राम मैनेजर थी, पूरी टीम थी और ऑब्वियसली इसके अंदर एफर्ट थी, लेकिन उसमें जो ये वाली चीज़ थी कि उसको लीड करना, इट वाज वेरी चैलेंजिंग। मैं इस तरह से बोलूँगी कि जो स्टाफ था दे वर वेरी सपोर्टिव। ज़मरुद खान साहब, मैं इन सबके नाम यहाँ पर मेंशन करूँगी क्योंकि उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि इनके सपोर्ट के बगैर जो है मैं शायद हम लोग नहीं चल सकते थे, पूरी टीम इनकी। लेकिन वही चीज़ जो इसके अंदर थी, लोग बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेते थे। दूसरा, बच्चों का जो बैकग्राउंड था वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स था। डाइवर्स बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा थी कि बच्चे, मैं ये कहूँगी कि जो अर्थक्वेक आया था पाकिस्तान में, उस अर्थक्वेक में जिन बच्चों के घर टूट गए थे, जिनके पेरेंट्स नहीं थे, उन बच्चों को सपोर्ट किया पाकिस्तान स्वीट होम ने, ज़मरुद खान साहब ने। उनका जो एक विजन था, उन्होंने उनका गोल जो है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं कहूँगी कि अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बच्चों को सपोर्ट करें। लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, उनको टैकल करना, उनको दोबारा एक उम्मीद दिलवाना कि हाँ वो ये सब कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक फैसिलिटीज़, उनको अच्छी एजुकेशन भी वहाँ पर मिल रही है। लेकिन जो हमारा प्रोग्राम था इंग्लिश एक्सेस माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम, वो थोड़ा डिफरेंट था। उसमें बच्चों की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और जो उनकी रूटीन के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनसे हट के हमने उनको लेकर चलना था और उनको सिखाना था, इंग्लिश पे फोकस करना था। और ये प्रोग्राम भी रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिस का ही फंडेड था, और ये भी हम लोग विजन बिल्डिंग फ्यूचर हम इसको कर रहे थे। बट उन बच्चों के साथ जो मेरा एक कनेक्शन बिल्डअप हो गया, मेरा जो एक रिलेशन उन बच्चों के साथ बन गया, आई कांट इवन एक्सप्लेन दैट। और क्योंकि वो एक होता है ना, आपको एक सेटिस्फेक्शन होती है कि यार यू आर डूइंग समथिंग, और उसके बाद जब आप कर लेते हैं, आप क्योंकि रिसेंटली वो ख़त्म हुआ है जनवरी में, तो हमें ये चीज़, मुझे लिटरली हम पांचों को हम ये चीज़ फील होती है कि यार वी हैव डन समथिंग। और यही सेम प्रोग्राम जो इन बच्चों के लिए हमने किया, ये हम अपने स्कूल टाइम में, जब मैं आपको बता रही हूँ 2007 में 2 साल का प्रोग्राम हमने अटेंड किया था, ये वो प्रोग्राम हमने अटेंड किया था 2007 में हमने अटेंड किया। अब हमने कम्युनिटी को वापस पे बैक करना था, तो हमने इसको इस तरह से किया कि पाकिस्तान स्वीट होम को हमने यहाँ पर ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया और बच्चों को सिखाया। अब जब हम ये देखते हैं कि बच्चे माशाल्लाह से कितने कॉन्फिडेंट हैं मज़ीद, और बच्चे कितने ज़्यादा इस पे वो कर रहे हैं, रिगार्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, उनका एक विजन क्लियर हुआ है, उनको इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी आई है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। डेफिनेटली ये एक अचीवमेंट है हम लोगों के लिए।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे काम करके। मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को एलैबोरेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में सिर्फ अगर आप अच्छाइयों की बातें करते रहें तो बहुत कुछ आप लर्न नहीं करते, जहाँ पर आप डिफ़िकल्टीज़ को भी साथ-साथ लेके चलें, क्योंकि ये रियलिटी है। आई बिलीव कि रियलिस्टिक होके जब आप बात करते हैं तो दूसरे को समझ भी आती है और वो थोड़ा-सा इस चीज़ से अवेयर भी होता है कि एक्चुअली चीज़ें किस तरह से चलती हैं। तो कोई भी चीज़ बहुत आसानी से नहीं हो जाती, उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है, उस पूरे प्रोसेस से आपको गुज़रना पड़ता है। सो यही था, बच्चों को लेके चलना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन टीचर्स ने बहुत अच्छा काम किया, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। टीम का बहुत ज़्यादा काम था, विज़न की पूरी टीम ने मिल के काम किया, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल का प्रोग्राम बहुत अच्छे से चला। ओके, सो यहाँ आपने इंग्लिश लैंग्वेज की बात की, मैं इवन तो मुझे ये बताएं कि इंग्लिश लैंग्वेज क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती जा रही है हमारे माशरे में भी, और इसको यूनिवर्सिटी लेवल पे तो हम इवन वी डोंट सी एनी उर्दू सब्जेक्ट किसी किस्म का भी। सो हर तरह से हमने इंग्लिश में ही हर चीज़ को करना है। और थोड़ा सा यहाँ मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि हमारे स्टूडेंट अक्सर ये कहते हैं कि हमारे टीचर हमें इंग्लिश ट्रांसलेट करके उर्दू में पढ़ाते हैं, और फिर हम जब पेपर में बैठते हैं तो हम उर्दू ट्रांसलेट करके हम इंग्लिश में लिखते हैं। सो हाउ दैट इम्पोर्टेंट इज? अच्छा फ़हद, अगर आप बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की तो शायद ये हम सबको भी पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट क्यों है। इम्पॉर्टेंट इस वजह से है कि अगर आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं आगे, तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश में आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। आप किसी बैरून मुल्क जाते हैं, आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। आप सोशल मीडिया देख लें, आप जितनी जगहों पे भी देख लें, अगर आपको अपने आप को ग्रूम करना है तो ग्रूमिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं। उन बहुत सारी चीज़ों में एक इंग्लिश लैंग्वेज भी है, जो कि शायद उन बहुत सारी चीज़ों में आपको सीखनी है। अगर आपने आपने अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने आप की ग्रोथ। तो आपने उर्दू की बात की, मैं उस पे भी सेम मैं बात करूँगी, जो कि मुझे आपने शायद मैं वो कहूँगी कि आपने बस एक बात कर दी कि मैं बोलने ही लगी थी इस बात को इसके बाद, कि उर्दू को भी हम बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर चुके हैं। हम एक्चुअली हमारा मसला ये हो गया है कि हम इंग्लिश की क्लास में हमसे टीचर उर्दू में बात करें। इंग्लिश टीचर एक गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट की मैं बात नहीं करूँ क्योंकि प्राइवेट क्योंकि डेफिनेटली फ़ी ज़्यादा होती है जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो जो ज़्यादातर पाकिस्तानी बच्चे हैं वो अफोर्ड कर पाते हैं गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे तो जब उर्दू की क्लास इंग्लिश की क्लास में टीचर उर्दू में बात करिए तो बच्चे कैसे सीखें। एट द सेम टाइम जब उर्दू की क्लास में टीचर आधे अल्फाज अंग्रेज़ी के इस्तेमाल करेंगे, बच्चे उर्दू कैसे सीखेंगे। ये थोड़ा सा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम का इशू है ना, क्योंकि हमने ज़ुबानों को भी हमने पूरा रैंकिंग उसकी स्टार्ट कर दिया। ये ज़ुबान ऊपर है, ये ज़ुबान नीचे है। और अभी भी शायद ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप को कहीं भी आप बैठ के सिर्फ उर्दू में बात कर रहे होते तो आपको इतना शायद ध्यान न दिया जाए, जहाँ पर लोग देखेंगे कि हाँ इतनी स्टैंडर्ड की इंग्लिश बोल रहा है एक इंसान, तो उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो शायद ये हमारा मसला है, ज़ुबान का मसला नहीं है। ज़ुबानें तो सब आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए, उर्दू भी उतनी आनी चाहिए, क्योंकि हमारी ज़ुबान ज़्यादातर जो है वो उर्दू में आप कम्युनिकेट करते हैं, आपकी नेशनल लैंग्वेज है, वो उस पर आपको अबूर होना चाहिए। उस पर आपको क्यों अबूर नहीं है? हमारा कसूर है बहुत ज़्यादा, एजुकेशन सिस्टम का कसूर है, हमारी अपनी ये जो हमारा कल्चर डेवलप हो गया है ना, इसका बहुत ज़्यादा कसूर है। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज, डेफिनेटली इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूरी है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि क्यों ज़रूरी है। आपको ट्रेवल करना है, आपको एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश इन्वॉल्व है। आप इंग्लिश जब तक नहीं बोलेंगे, डेफिनेटली आप करियर किस हद तक आप परस्यू करेंगे अपना। तो ये चीज़ें मैं ये कहूँगी कि हर ज़ुबान जो है वो इम्पॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह पे। आपको वो सब ज़ुबानें आनी चाहिए। आप ऑनलाइन सीख सकते हैं इनको, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे दे के सीखें, लेकिन आप उर्दू सीख लें। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगी कि किसी एक ज़ुबान के पीछे दूसरी ज़ुबान को डिसरिस्पेक्ट ना, ये बहुत ज़रूरी है। चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो उर्दू हो, स्पेशली आपकी जो नेशनल लैंग्वेज है उर्दू, उसको कहीं डिसरिस्पेक्ट ना। ओके, सो मैं अब आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, और
आप कोई मैसेज देना चाहो यूथ को कि कौन सी उनको स्किल सीखनी चाहिए एट द मोमेंट, ताकि वो बेहतरीन इंसान भी बन सकें और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी हो सके? अच्छा, मैं सबसे पहले यूथ को ये कहना चाहूँगी कि शायद जो हमारा अपना विज़न है, हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन का, पर्सनली मैं अगर अपने आप को देखूँ तो मुझे लगता है कि यूथ एक पाकिस्तान को आगे लेके जाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकती है। और अगर क्योंकि मुझे इकबाल को पढ़ने का बहुत शौक है, दो मुझे पोइट्री जो है वो याद नहीं होती और मुझे याद अभी भी नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। तो उन्होंने भी यूथ के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी कि जो हमारी यूथ है वो किस तरह से आगे बढ़ सकती है और पाकिस्तान को आगे लेके जा सकती है, उसमें कितनी ज़्यादा वो कैपेबल है। तो यूथ अपने आप को पहले अपनी इम्पोर्टेंस समझे। जो इकबाल को आपने सिर्फ शिकवा और जवाब शिकवा तक महदूद करके रख दिया और आप उससे आगे नहीं उसको पढ़ते, तो जो यूथ पे उन्होंने नज़में लिखी हुई हैं उनको पढ़ना स्टार्ट करें। जब आप उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। यूथ अपनी इम्पोर्टेंस समझे, अपने आप को प्रोडक्टिव कामों में लगाएं। छोटी उम्र से अपने आप को प्रोडक्टिव कामों में लगाना शुरू कर दें, बजाय इसके कि आप अपना टाइम वेस्ट करें डिफरेंट जगहों पे। एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, फन भी ज़रूरी है, उसको मिस नहीं करना, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, लेकिन आप एक अपना विजन रखें कि आखिर आपको करना क्या। और अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, सिर्फ ये सोच के ना करें कि उससे आपको क्या फ़ायदा होना है, ये सोच के करें कि उससे आपके मुल्क को क्या फ़ायदा होना है, उससे आपकी कम्युनिटी को क्या फ़ायदा होना है। क्योंकि जब तक आप दूसरों को नहीं फ़ायदा पहुँचा रहे, तो वही बात है फ़हद कि अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए तो इंसान बहुत कुछ करता है, लेकिन दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए आप क्या करते हैं? अगर आप ये कर लें तो शायद ये जो सैटिस्फैक्शन है ये बहुत ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी यूथ को कि मायूस नहीं होना। हम शायद ज़िंदगी के किसी एक स्टेप पे जब हम फेल हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि बस अब मायूस हो जाते हैं ना आप। ज़िंदगी अब क्या 24 साल हो गए, अब क्या 23 साल हो गए, क्या 25 साल हो गए, 26 साल हो गए, अब क्या कर सकेंगे, अब तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो फेलियर्स होते हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं। अगर आप अपनी हार से नहीं सीख सकते तो शायद वो अपनी जीत से भी उतनी सेटिस्फेक्शन हासिल नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि जो आप जहाँ-जहाँ नाकाम हो उसको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखें और उससे लर्न करें और आगे बढ़ें, मायूस नहीं होना। क्योंकि जो मैं बार-बार ये कहूँगी कि इकबाल को पढ़ें, शायद वो आपकी इम्पोर्टेंस आपको उससे पता चल जाए। राइट। सो सबीन, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें टाइम दिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, और मुझे पता है कि आपने सहरी के सेशन के लिए भी अभी होस्टिंग के लिए जाना है। तो हलचल बहुत ज़्यादा मची हुई आ, है। और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया। सो थैंक यू वेरी मच, और आइंदा भी इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू रहेगी, और इंशाल्लाह फ्यूचर में इंटरव्यू ज़रूर करेंगे आपका दोबारा, बिल्कुल, ताकि यूथ डेफिनिटली डेफिनिटली आपसे सीख फहद, सके। एनी टाइम फहद। और जी, ये नहीं होता कि मेरे से सिर्फ सीख रहा हो कोई या कुछ भी, हम सब एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती बिल्कुल है अपने जहन में रखना कि अपने दिमाग को हमेशा खुला रखें। आपने जो मुझसे सवाल किए, शायद उसके भी जो जवाब दे रही थी, उन जवाबों से ही मैंने बहुत कुछ सीखना शुरू कर दिया। बहुत सारी चीज़ें मुझे बेशक। खुद क्लियर होना स्टार्ट होंगी। तो यही प्रोसेस है कि एक दूसरे की बात सुने, उसकी रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे से सीखें। बिल्कुल, इस्लाम भी यही कहता है कि एक दूसरे को सिखाओ, और सिखाना चाहिए ताकि स्किल फॉरवर्ड हो सके, क्योंकि इंसान ने तो चला जाना होता है। अगर एक दूसरे को सिखाएंगे नहीं तो स्किल भी साथ इंसान के ख़त्म हो जाती है। तो ट्रू। सबीन, वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने टाइम दिया, थैंक और यू आइंदा भी फॉर आपसे फिर बात होगी। थैंक यू वेरी मच, एंड अल्लाह हाफिज़।